एपिसोड 201 टू 210। अध्याय 201। नीली और बैंगनी तलवारों की तलवार आत्माएं। जियान चेन आंखें बंद करके बैठा रहा, उसका शरीर कांप रहा था। उसके दांतियान के भीतर ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर भूकंप आ रहा हो। बैंगनी और नीले रंग की चमक लगातार बेतहाशा झिलमिला रही थी और उसकी रोशनी पूरे दांतियान में फैल रही थी। दांतियान के बीचों बीच तैरती हुई लाइट विंड स्वॉर्ड भी प्रभावित हुई और अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। पहली बार उसने अपने दांतियान में बैंगनी और नीले रंग की चमक कारगात अकादमी में देखी थी, जब उसने पहली बार अपने संत हथियार को संघनित किया था। इस समय प्रकाश की दोनों चमकें एक दूसरे के चारों ओर यिन यांग प्रतीक के आकार में लिपटी हुई एक शानदार रोशनी बिखेर रही थीं। अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करते हुए जियान चेन की महान संत गुरु बनने की खुशी धीरे धीरे कम होने लगी थी। अपने दांतियान में निवास करने के बाद पहली बार दोहरी चमक उसे फिर से परेशान करने लगी थी। हालांकि उसके दंतियन में आई समस्या ने जियान चेन को चौंका दिया था, लेकिन वह ज्यादा घबराया नहीं। सुबह से ही उसे अंदाजा था कि कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसके दांतियान में बैंगनी और नीले रंग की चमक लगातार एक दूसरे के चारों ओर यिन यांग प्रतीक की तरह लिपटती जा रही थी। यहाँ तक कि उसके दांतियान के भीतर तैरता हुआ पवित्र हथियार भी धीरे धीरे उन अदृश्य बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था जो उसे जियान चेन से बांधे हुए थे। उसी समय जियान चेन को हल्का सा एहसास हुआ कि बैंगनी और नीले रंग की दोहरी चमक उसके सिर के भीतर किसी प्रकार की उत्तेजना महसूस कर रही है। इस अनुभूति ने जियान चेन को अविश्वास और भ्रम में डाल दिया था। जियान चेन के मन में उलझन थी। आखिर उसके दांतियान में ऐसा क्या बदलाव आया होगा कि उसे इतनी अजीब भावना महसूस हो रही है। ऐसा पहले सिर्फ एक बार हुआ था, जब वह वेक सिटी में उस अजीब सफ़ेद पत्थर के संपर्क में आया था। ये भावना काफ़ी तीव्र थी और जियान चेन को यह भी लगा कि यह बहुत गहरी है। हालांकि उसका मन उलझन में था, जियान चेन के पास बैठकर सोचने का समय नहीं था। बैठे बैठे ही उसने अपने उस पवित्र हथियार को दबाने की कोशिश शुरू कर दी जो उस पर से उसका नियंत्रण छीनने की कोशिश कर रहा था। इस समय वह अपने दांतियान के भीतर की चीज़ों को रोकने के अलावा कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ था। अपने दांतियान के विद्रोह के कारण जियान चेन के पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैठे बैठे ही उसने प्रार्थना शुरू कर दी कि इसके परिणाम बहुत विनाशकारी न हो। उसके दांतियान के भीतर की दोनों चमकें तेजी से घूमने लगीं और उनसे निकलने वाली रोशनी और भी तीव्र हो गई। अंत में उन चमकों से निकलने वाली प्रचंड रोशनी उसके शरीर को भेदते हुए बाहर की ओर जा गिरी। इस समय जियान चेन का पूरा शरीर बैंगनी और नीले प्रकाश की समृद्ध चमक में नहाया हुआ था। ये दोहरी रोशनी उससे 30 मीटर दूर तक फैल गई और तीव्र चमक से ऊपर का आकाश जगमगा उठा, जिससे सामान्य आकाश का रंग पूरी तरह से फीका पड़ गया। अरे देखो, जियान चेन का शरीर चमक रहा है। कितना अजीब है, उसके शरीर से रोशनी कैसे आ रही है। क्या खेती करते समय उसने किसी तरह कोई चमत्कार कर दिया होगा। डॉट 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 डॉट। जियान चेन के शरीर की वर्तमान हालत देखकर वहां मौजूद हर ग्रामीण सदमे से आंखें फाड़ बैठा। हर कोई जियान चेन की ओर इशारा करते हुए बातें कर रहा था। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर जियान चेन के दांतियान के भीतर मौजूद दोहरी रोशनी उसके शरीर से पूरी तरह बाहर निकल आई, जिससे जियान चेन की छाती से गुजरते हुए प्रकाश की एक धारा प्रवाहित हुई। अरे बाप रे, जियान चेन का चेहरा हैरानी से लाल हो गया। हालांकि बैंगनी और नीले रंग की रोशनी उसके लिए बहुत तेज थी। जैसे ही उसे रोशनी की गति का एहसास हुआ, वह उसके दांतियान से गायब होकर उसके शरीर से गुजर चुकी थी। टकराना। जियान चेन को अपने सिर में एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और उसका सिर बेकाबू होकर घूमने लगा था। उसकी दृष्टि भी धुंधली होने लगी थी, मानो वह बेहोश होने वाला हो। अपने मन की गहराइयों में जियान चेन को ऐसा लगा मानो वह किसी अनजान नई दुनिया में आ गया हो। मनमोहक दृश्य में दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला उसकी दृष्टि से परे थी। विश्वसार की मात्रा अतुलनीय रूप से प्रचुर थी और पहाड़ों से होकर बहने वाली कुंडलित नदी के साथ प्रवाहित हो रही थी। नदी के किनारे के पेड़ भी बहुतायत में उग रहे थे, प्रत्येक पेड़ की छतरी आकाश को ढक रही थी। ये दृश्य किसी स्वर्गलोक की तरह लग रहा था। उसी क्षण बैंगनी और नीले रंग की एक रोशनी टूटते तारे की तरह आकाश में तेजी से गुजरी और अपने पीछे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की लकीर छोड़ गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने एक ही सेकंड में अनगिनत मील की दूरी तय कर ली। रोशनी अभी भी एक दूसरे के चारों ओर इस तरह लिपटी हुई थी मानो आकाश में प्रेमी हों। बैंगनी और नीले प्रकाश के बीच दो रहस्यमयी तलवारों की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। एक तलवार बैंगनी रंग की थी और दूसरी नीले रंग की। जी यंग तलवार, किंग सुओ तलवार। इन दोनों आध्यात्मिक तलवारों को देखते ही जियान चेन ने पलक झपकते ही तलवारों के नाम पुकार दिए। जियान चेन जिस विचित्र दुनिया में था, वहां से उसे अपने शरीर में एक बड़ा बदलाव महसूस हो रहा था। उसके शरीर से लगातार बैंगनी और नीले रंग की दो चमकें निकल रही थीं और फिर उसके सिर से 10 मीटर ऊपर दो तलवारें बन गईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो दो अतुलनीय रूप से विशाल तलवारें जियान चेन के सिर में घुस गई हों। उसी समय उसके शरीर के बाहर तलवार की आभा का एक प्रबल प्रवाह संघनित होकर आकाश को ढक रहा था। फिर भी वह इतना पारदर्शी था कि बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। 100 मीटर दूर गांव वाले एक बार फिर सुस्त नजर आ रहे थे। किसी ने पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं की और सब उसकी निगाहें उसके सिर के ऊपर लटकती बैंगनी और नीले रंग की आध्यात्मिक तलवारों पर गड़ाए रहे। गांव वालों के लिए यह दृश्य बेहद रहस्यमय था। हुआन गांव से काफी दूर एक विशाल महल में सारस जैसे बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आंखें बंद करके जमीन से 3 मीटर ऊपर बैठा हुआ था। इसी क्षण बुजुर्ग ने अचानक एक पल में अपनी आंखें खोल दीं। दो रहस्यमयी प्रकाश की किरणें बाहर की ओर चमक उठी, मानो किसी भयानक दृष्टि से उनके सामने के स्थान को भेद रही हों। मानो वे जिस इमारत में थे उसके आर पार देख सकते हों। उनकी आंखें बाहर के दृश्य पर टकटकी लगाए खड़ी थीं। कितनी शक्तिशाली चीज है, आखिर ये क्या है और मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उनके दिमाग में विचारों का तांता लग गया।
क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई और शिखर विशेषज्ञ प्रकट हो गया हो? डॉट 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 डॉट। एक छोटे से पहाड़ी गांव में फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग ने अचानक अपने खेतों से अपना सिर ऊपर उठाया और शांत भाव से हुआंग गांव की दिशा में देखा। ये तलवार की आभा है, एक असाधारण रूप से शक्तिशाली तलवार की आभा। तलवारबाजी में इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर भी कौन मुझसे अनजान रह सकता है? क्या मैं तियान युआन महाद्वीप में बहुत लंबे समय तक एकांत में रहा हूं कि एक नए विशेषज्ञ के आगमन को नजरअंदाज कर दिया? बुजुर्ग ने कुछ हैरानी से बुदबुदाया। उसी समय तियान युआन महाद्वीप के हर कोने से कई शिखर विशेषज्ञों ने आश्चर्यचकित चेहरों के साथ तलवार की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस करना शुरू कर दिया। हुआंग गांव में जियान चेन 2 घंटे से अपनी वर्तमान स्थिति में बैठा था। गांव के सभी लोग 100 मीटर के दायरे में इकट्ठा हो गए थे और जियान चेन के ऊपर लटकी हुई बैंगनी और नीले रंग की 2 तलवारों के बारे में बातें कर रहे थे। सब लोग देखो, हलचल हो रही है। अचानक भीड़ में से किसी ने चीख मारी। सबने मुड़कर देखा तो पाया कि जियान चेन के सिर के ऊपर बैंगनी और नीले रंग की तलवार धीरे धीरे धुंधली होती हुई अंततः दृष्टि से ओझल हो गई। कुछ ही समय बाद जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर घोर अविश्वास का भाव था। एक और गहरी सांस लेते हुए जियान चेन धीरे धीरे खड़ा हो गया। हालांकि केवल 2 घंटे ही बीते थे, लेकिन इस दौरान उसने कई बातें जान ली थीं। आखिरकार उसे अपने दांतियान में प्रकट होने वाली बैंगनी और नीली रोशनी का रहस्य समझ में आ गया था, एक ऐसी समस्या जिससे वह उनके प्रकट होने के बाद से ही परेशान था। हालांकि जियान चेन को इस स्थिति की सच्चाई पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। भले ही यह उसका अपना निर्णय था, फिर भी वह क्षण भर के लिए इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रोस्को ने दूर से जियान चेन को देखने के बाद धीरे धीरे उसके पास जाकर चिंता से पूछा, बच्चे, अब तुम ठीक हो? आखिर किस बात ने तुम्हें इतना चौंका दिया? जियान चेन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ चाचा जी, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए सोने के लिए कोई खाली कमरा दे सकते हैं? जियान चेन की बातें सुनकर रोस्को ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे ये तो पता चल गया था कि जियान चेन को कोई खास चोट नहीं आई है। जब तक आप ठीक हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। मैं गांव वालों से आपके लिए गांव के किनारे एक और कमरा तैयार करवा दूंगा ताकि कोई आपको परेशान न करे। वहां शांति भी रहेगी। चलिए अब। उसके बाद रोस्को जियान चेन को गांव के किनारे एक दूसरे घर में ले गया। उस घर के अंदर बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था, यहाँ तक कि बिस्तर भी नहीं था। रोस्को के बिस्तर लेने के सुझाव को अस्वीकार करते हुए जियान चेन ने जल्दी से एक बहाना सोचा ताकि रोस्को बाकी लोगों के साथ चला जाए। कमरे में रोशनी उतनी तेज नहीं थी, लेकिन जियान चेन जमीन पर बैठ गया और आज उसने जो जानकारी हासिल की थी उसे समझने की कोशिश करने लगा। उस चमत्कारिक प्रदर्शन के बाद जियान चेन को अंततः बैंगनी और नीले रंग की रोशनी का अर्थ समझ में आ गया था। वे वास्तव में देवता तलवारों की तलवार आत्माएं थीं, ज़ियंग तलवार और किंग सुओ तलवार। दोनों तलवारों में व्यापक विनाश करने की शक्ति थी। ये दोनों तलवार आत्माएं अराजकता की आदिम अवस्था के समतुल्य थीं। संसार में रिस रही ये न्यान ऊर्जा की मात्रा से वे अंततः विकसित होकर एक चेतन रूप प्राप्त कर चुकी थीं। फिर अमर शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रचुर मात्रा में ये न्यान ऊर्जा एकत्रित की और उसे बैंगनी और नीले रंग की आत्मा तलवारों में रूपांतरित किया। इसके बाद भी उन्होंने असीम मात्रा में विश्वसार को अपने रक्त में समाहित करके आत्मा तलवारों को पुनर्तः परिष्कृत किया। तलवारों के निर्माण के पूरा होने के बाद दुनिया कांपने लगी और आकाश से बिजली गिरने लगी, मानो इन शस्त्र देवताओं के आगमन की घोषणा की जा रही हो। इन दोनों तलवारों के जनक मूलतः स्वयं यिन और यांग थे, साथ ही तलवार बनाने में प्रयुक्त विशेष सामग्रियां भी। इसीलिए इन्हें यिन यांग तलवारों के नाम से जाना जाने लगा। किंग सुओ यिन और ज़ियंग यांग के रूप में ये दोनों तलवारें एक अद्वितीय जोड़ी थीं। जब बैंगनी और नीले रंग की ये तलवारें एक साथ मिलती थीं तो यिन और यांग ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती थी और विनाश की एक अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न करती थी। यहाँ तक कि इन तलवारों के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये अपनी अद्वितीय शक्ति से आकाश को चीर सकती हैं और पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं। अध्याय 202 बैंगनी और नीले रंग की तलवार क्यूई। इन दोनों तलवारों के जनक मूलतः स्वयं यिन और यांग थे, साथ ही तलवार बनाने में प्रयुक्त विशेष सामग्रियां भी। इसीलिए इन्हें यिन यांग तलवारों के नाम से जाना जाने लगा। किंग सुओ यिन और ज़ियंग यांग के रूप में ये दोनों तलवारें एक अद्वितीय जोड़ी थीं। जब बैंगनी और नीले रंग की ये तलवारें एक साथ आती थीं तो यिन और यांग ऊर्जाएं एक साथ प्रवाहित होकर विनाश की एक अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न करती थीं। यहाँ तक कि इन तलवारों के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये अपनी अद्वितीय शक्ति से आकाश को चीर सकती हैं और पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं। हालांकि बैंगनी और नीले रंग की तलवारें मिलकर आकाश और पृथ्वी को चीरने की क्षमता रखती थीं, लेकिन चूंकि ये तलवारें यिन और यांग का प्रतीक थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये एक दूसरे के विपरीत जल और अग्नि की तरह काम करती थीं, जिससे इनका सामंजस्य स्थापित करना कठिन था। यदि इन दोनों के मिश्रण में यिन या यांग का असंतुलन हो जाता तो ऐसी अराजकता फैल जाती जो सब कुछ नष्ट कर देती। इससे न केवल शत्रु को बल्कि तलवार के स्वामी को भी हानि पहुंचती। सबसे अच्छी स्थिति में मामूली चोटें ही लगेंगी, हालांकि सबसे बुरी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बहुत समय पहले बैंगनी और नीले रंग की तलवारों का उपयोग उनके स्वामी ने एक भीषण युद्ध में किया था। अंत में स्वामी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहा और उसने स्वयं को और तलवारों को भारी क्षति पहुंचाई। अंततः तलवारें नष्ट हो गईं और 2 आदिम अराजकता के टुकड़े पीछे रह गए। शेष यिन यांग ऊर्जा जो संसार में प्रवाहित हुई उसने उन दोनों को तलवार आत्माओं की एक जोड़ी में रूपांतरित कर दिया, जो पुनर्प्राप्ति के लिए भूमिगत आध्यात्मिक शिरा में छिप गईं। ये जानकारी उसके दिमाग तक बैंगनी और नीले रंग के तलवार आत्माओं द्वारा एक रहस्यमय विधि से पहुंचाई गई थी, मानो किसी प्रकार के मानसिक संचार के माध्यम से। साथ ही जियान चेन ये भी जानता था कि बैंगनी और नीले रंग की तलवार आत्माओं को सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहने के बाद एक गंभीर चोट लगी थी जिससे वे पूरी तरह उबर नहीं पाई थीं।
इस समय वे दोनों बेहद कमजोर थीं और जियान चेन के महान संत गुरु बनने से पहले वे उससे संवाद करने में पूरी तरह असमर्थ थीं। महान संत गुरु स्तर में अंतिम सफलता प्राप्त करने के बाद ही वे संवाद स्थापित करने का प्रयास कर पाईं। जियान चेन ने धीरे धीरे उसे मिली नई जानकारी का विश्लेषण किया। उसके दांतियान के भीतर दिखाई देने वाली बैंगनी और नीले रंग की दो रोशनी अप्रत्याशित रूप से दो तलवार आत्माओं की थीं जो आत्म जागरूकता और विचार करने में सक्षम थीं। इस तरह के परिणाम पर जियान चेन को विश्वास करना कठिन लग रहा था। हालांकि वह हम लोगों जैसा नहीं था। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, जियान चेन ने तुरंत खुद को शांत कर लिया। जियान चेन पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और आंखें कसकर बंद करके ध्यान करने लगा। उसके मन में आंतरिक चेतना जागृत हो गई और अब उसे चक्कर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि उसका पवित्र हथियार, जो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था, स्थिर हो गया था और भेड़ की तरह शांत भाव से हवा में तैर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके डेंटियन में तैर रही प्रकाश की दो किरणें उसके पवित्र हथियार की ओर स्थानांतरित हो गई थीं। धीरे धीरे घूमती हुई प्रकाश की दोनों किरणें शांतिपूर्वक यिन यांग के प्रतीक के पैटर्न में गति कर रही थीं। हालांकि बैंगनी और नीले रंग की रोशनी अभी भी जियान चेन के शरीर में मौजूद थी, लेकिन अब उसका मन चिंता से मुक्त था क्योंकि उसे डरने के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं था। पहले जब ये रोशनी रहस्य का विषय थी, तब की तुलना में अब इन्हें नियंत्रित किया जा सकता था। जब वह इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, तब जियान चेन लगातार डर के साए में रहता था, लेकिन अब जब वह डर खत्म हो गया था, तो वह आखिरकार कह सकता था कि उसने रहस्य को समझ लिया है और अब वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस समय जियान चेन को बेहद राहत मिली। संत बनने के बाद ये पहली बार था जब उसे अपने दांतियान में मौजूद दोनों प्रकाशों को लेकर इतना सुकून महसूस हो रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया तो देखा कि उसकी हथेली में बैंगनी और नीले रंग की रोशनी प्रकट हुई और फिर वापस उसी में समा गई। दोनों रोशनी पुराने प्रेमियों की तरह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन कभी एक दूसरे को छू नहीं रही थी। जियान चेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, रोशनी की दोनों किरणें आपस में नहीं टकराईं। प्रकाश की वे दो चमके तलवार आत्माओं का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। इस समय जियान चेन तलवार आत्माओं की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालने में सक्षम था। हालांकि दोनों तलवार आत्माओं से प्राप्त शक्ति देखने में असाधारण नहीं लग रही थी, जियान चेन को यह एहसास हो रहा था कि इन दोनों चमकों के भीतर तलवार ऊर्जा का एक भयानक भंडार संचित है। ये तलवार आत्माओं की वास्तविक शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र था, लेकिन जियान चेन को विस्मय से कांपने के लिए पर्याप्त था। तलवार आत्माओं की तलवार ऊर्जा ने अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया था। बाहर से इसे महसूस नहीं किया जा सकता था, लेकिन बैंगनी और नीले रंग की चमक वास्तव में शुद्ध तलवार ऊर्जा से ही बनी थी। तलवार आत्माओं की सहायता से मेरी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई है। अगर मुझे किसी पृथ्वी संत गुरु से भी लड़ना पड़े तो तलवार आत्माओं की सहायता से मैं 300 से अधिक वार कर सकता हूँ। अपने हाथ के चारों ओर फैली बैंगनी और नीले रंग की तलवार ऊर्जा को देखते हुए जियान चेन ने प्रसन्नता से मन ही मन कहा। तलवार आत्मा के प्रकट होने से जियान चेन प्रसन्न हुआ, क्योंकि न केवल उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया, बल्कि अब उसके पास खुद को बेहतर बनाने के लिए शक्ति का एक नया स्रोत भी था। जियान चेन अपने कमरे में खुशी से कुछ बुदबुदाता रहा, फिर कुछ देर बाद शांत हुआ। अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वह कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। कमरे से 50 मीटर दूर पूरा गांव इकट्ठा होकर ध्यान से सुन रहा था कि कहीं कुछ सुनाई न दे। रोस्को के कहने पर किसी ने भी जोर से आवाज नहीं की और जियान चेन से बचने के लिए सब थोड़ा थोड़ा दूर हटते चले गए। आज जियान चेन के शक्ति प्रदर्शन ने पूरे गांव के लिए तियान्युआन महाद्वीप के एक बिल्कुल नए क्षितिज के द्वार खोल दिए थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया का एक संत कितना अद्भुत हो सकता है। जियान चेन भले ही युवा हो, लेकिन वह उनकी नज़रों में एक आदर्श था। क्रीक, उसी क्षण कमरे के दरवाजे अचानक खुल गए और कमरे के बाहर जमा हुए ग्रामीण अचानक शांत हो गए और बाहर निकलते हुए जियान चेन को घूरने लगे। अपने आसपास मौजूद लोगों के समूह को देखकर जियान चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरे में आए हुए उसे अभी सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। मैं अब ठीक हूँ, सब लोग निश्चिंत हो जाए। मेरी वजह से सबको यहाँ आते देख मुझे बहुत दुख हुआ है और उम्मीद है कि सब लोग समझेंगे। जियान चेन ने गंभीर क्षमाप्रार्थी भाव से हाथ जोड़कर कहा। जियान चेन के बोलने के तुरंत बाद रोस्को ने ग्रामीणों की चुप्पी तोड़ी। बच्चे, अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है, उन्होंने राहत भरी आवाज में कहा। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने कहा, मैं अंकल को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैंने सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। भाई जियान चेन, कृपया मुझे ये पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आपने उच्चतर स्तर में प्रवेश कर लिया है? गांव के मुखिया ने पूछा। ... इसके बाद जियान चेन को घेरने वाले ग्रामीणों ने सवालों की बौछार कर दी। जियान चेन ने हर सवाल का लगन से जवाब दिया। जियान चेन 1 घंटे तक सवालों के जवाब देती रही, जिसके बाद आखिरकार रोस्को उसे अपने साथ ले गया। उसके पीछे पीछे चलते हुए जियान चेन को वापस उस जगह ले जाया गया जहां रोस्को की पत्नी और 2 बच्चे थे। अध्याय 203, पहाड़ पर शिकार करना। पहले हुई ऐसी घटना के बाद गांव में सभी का जियान चेन के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। अगली सुबह सूरज अभी अभी निकला था, जिससे आसमान लालिमा लिए हुए था। हुआन गांव में तरह तरह की आवाज़ों का शोरगुल सुनाई दे रहा था। जियान चेन ने बिस्तर पर बैठे बैठे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस रात उसने बैंगनी और नीले रंग की तलवार ऊर्जा और तलवार आत्माओं की पहचान का अध्ययन कर लिया था। इतना ही नहीं, अब वह बैंगनी और नीले रंग की तलवार आत्माओं से उनकी तलवार ऊर्जा को बाहर निकाल सकता था। यह शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत था, लेकिन जियान चेन के लिए यह अभी भी अपरिचित था। यदि वह इससे ठीक से परिचित नहीं हो जाता तो वह इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए जियान चेन ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत इसके साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जियान चेन धीरे से अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया।
ताजी सुबह की हवा का आनंद लेते हुए जियान चेन ने अपने कमरे की ओर देखा। उसके आने से पहले गांव वालों ने जियान चेन के रहने के लिए कमरे की पूरी तरह से मरम्मत करने में 2 घंटे लगाए थे। बाहर गांव के सभी लोग इस समय आंगन में व्यायाम कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर रोस्को का बेटा रोजर लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लहराते हुए लगातार अपने सामने खाली जगह पर वार कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसी क्षण रोजर ने देखा कि जियान चेन श्रद्धा और सम्मान से भरे भावों के साथ उसकी ओर आ रहे हैं। तुरंत दौड़कर उनके पास जाते हुए रोजर ने उत्सुकता से कहा, भाई जियान चेन, आप तो कमाल के हैं। क्या आप मुझे कुछ मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? जियान चेन हंसा और धीरे से रोजर के सिर पर थपथपाया। रोजर, अपने बड़े भाई को बताओ, भविष्य में तुम किस प्रकार के हथियार का उपयोग करना चाहते हो? एक कुल्हाड़ी, एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी, बिल्कुल इसी जैसी? नहीं, इससे भी बड़ी कुल्हाड़ी। रोजर ने लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को उत्साह से हवा में उठा लिया। रोजर, सिर्फ इसलिए कि कोई हथियार बड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह शक्तिशाली भी होगा। हथियार जितना बड़ा होता है, उसे नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होता है। जब आप संत बनते हैं तो संत हथियार बनाते समय लापरवाही नहीं कर सकते। आपको अपने शरीर के भीतर की संत शक्ति को नियंत्रित करके एक ऐसा संत हथियार बनाना होगा जिसका आकार आपके लिए उपयुक्त हो। समझे? जियान चेन का चेहरा बेहद गंभीर था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका असर किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी पूरी युद्ध शक्ति पर पड़ सकता था। जी हाँ, अब रोजर समझ गया। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए कहा, रोजर, तुम्हारा भाई कुल्हाड़ी चलाने में उतना कुशल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन भाई तुम्हें बुनियादी बातें जरूर सिखा सकता है। इसके बाद जियान चेन ने मार्शल आर्ट से संबंधित साधना के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या की। ये विषय रोजर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यवहारिक भी थे। आखिरकार, यदि किसी व्यक्ति को भविष्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि आधारभूत ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। वह आधारभूत ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। यदि कोई लापरवाही से और असावधानीपूर्वक अपनी शक्ति बढ़ाता है तो इससे उसकी आधारभूत शक्ति और युद्ध क्षमता दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। जियान चेन के पिछले जन्म में उसने कई कुल्हाड़ी चलाने वालों से लड़ाई की थी, इसलिए उसे इस बात की थोड़ी बहुत समझ थी कि यह कैसे काम करता है। हालांकि इस समय रोजर को यह सब सिखाना बहुत जल्दबाजी होगी। जियान चेन ने प्रशिक्षण सत्र समाप्त करने से पहले 1 घंटे तक रोजर को प्रशिक्षण देना जारी रखा। उसके बाद कुछ दूरी से रोस्को और कुछ हथियारबंद लोग उसके पास आए। जियान चेन के पास पहुंचकर रोस्को हंसते हुए बोला, बच्चे, इतनी सुबह सुबह उठने की क्या वजह है? हाँ, तुम्हें यहाँ आए 1 महीना हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार इतनी जल्दी उठते देखा है। जियान चेन ने भी हंसते हुए रोस्को के पीछे हथियार लिए खड़े आदमियों की ओर देखा। चाचा जी, लगता है आप पहाड़ पर शिकार करने जा रहे हैं। रोस्को ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सही कहा। गांव में जो मांस था वह लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए हमें एक बार फिर शिकार पर जाना होगा। हाँ, अगर जियान चेन के पास थोड़ा खाली समय हो तो क्यों न तुम हमारे साथ जंगली जानवरों का शिकार करने चलो। तुम तो कमाल के हो, इसलिए तुम्हारे साथ तो हमारी फसल जरूर भरपूर होगी। रोस्को के ठीक बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जियान चेन को देखते हुए दयालु आंखों से हंसते हुए कहा। जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ खाली समय मिला है तो क्यों न मैं सबके साथ जाकर कुछ जंगली जानवरों का शिकार करना सीखूं। हुआन गांव में 1 महीने रहने के बाद जियान चेन ने गांव की किसी भी तरह से मदद नहीं की थी। अब जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया था और गांव छोड़ने का मन बना रहा था तो वह सबसे पहले गांव की मदद करना चाहता था ताकि उनके द्वारा दिखाई गई दयालुता का आभार व्यक्त कर सके। जियान चेन का जवाब सुनकर शिकार पर जाने के लिए तैयार सभी पुरुषों के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उन सभी ने जियान चेन की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। वे जानते थे कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इसलिए इस समय सभी को लग रहा था कि यह यात्रा बेहद सफल रहेगी। इसके बाद जियान चेन समूह के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। हालांकि ये पहाड़ वेक शहर के पास स्थित जादुई जीव पर्वत श्रृंखला से बहुत दूर थे, फिर भी आकार में छोटे नहीं थे। पहाड़ों में लंबी लंबी घास उगी हुई थी और कभी कभी जंगली जानवर घूमते हुए दिखाई देते थे। हालांकि प्रथम श्रेणी के जादुई जीव यहाँ बहुत कम ही देखने को मिलते थे। कुल 7 लोग थे। जियान चेन के अलावा केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके पास पुनर्तः निर्मित संत हथियार था। बाकी 5 और रोस्को के पास केवल लोहे के हथियार थे। पहाड़ों के भीतरी हिस्सों में बड़ी संख्या में जंगली जानवर रहते हैं। सड़क पर चलते हुए उनमें से एक व्यक्ति बोला। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो संत था, जिसका नाम क्रेटोस था। दुर्भाग्य से उसकी साधना का स्तर साधारण था और उसके पास साधना को बढ़ाने के लिए राक्षसी शक्तियों का कोई स्रोत नहीं था। इतना ही नहीं, वह अपनी साधना में भी नियमित नहीं था, इसलिए लगभग 50 वर्ष की आयु होने के बावजूद वह केवल संत के स्तर पर ही था। फिलहाल समूह धीरे धीरे चलता रहा और अपने आसपास के वातावरण पर सावधानीपूर्वक नजर रखता रहा, कहीं कोई जंगली जानवर सामने न आ जाए। ये जानवर अचानक ही प्रकट हो जाते थे और समूह के लिए इतने खतरनाक थे कि वे समूह के कुछ सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जियान चेन चुपचाप समूह के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नजरें कभी कभी उनके आसपास घूमती थीं और हलचल की आवाज़ों से उसके कान कांपते थे। कुछ देर तक सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ते रहे, तभी अचानक जियान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। झुककर उसने एक पत्थर उठाया और गोली की गति से उसे बगल में फेंक दिया। अचानक बगल में उगी लंबी घास में 20 मीटर दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। अचानक हुई हलचल से रोस्को और अन्य लोग और भी ज्यादा चिंतित हो गए और लड़ने की तैयारी में अपने हथियारों को भींचने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट देखकर जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाथ हिलाते हुए उसने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे साथ आ जाओ। पुरुषों का वह समूह जियान चेन का पीछा करते हुए लंबी घास के मैदान से गुजरा, जहां उन्होंने जमीन पर 2 मीटर लंबा एक शव देखा जिसके सिर से खून बह रहा था।
ये तो बाघ है। उस जंगली जानवर को देखकर जियान चेन और रोस्को को छोड़कर बाकी सब लोग सदमे से चिल्ला उठे। बाघ की श्रेणी का जंगली जानवर निस्संदेह सबसे खतरनाक जंगली जानवरों में से एक था। उनके हमले क्रूर और हरकतें तेज थीं। अगर हम 6 लोग मिलकर भी अपनी पूरी ताकत लगा दें तो भी बाघ को मारना एक भीषण लड़ाई होगी, और तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें कोई चोट नहीं आएगी। हालांकि जियान चेन ने बड़ी आसानी से एक ऐसे बाघ को मार गिराया था जिसे वे बेहद खतरनाक समझते थे। उनके मन में जियान चेन के प्रति अत्यधिक सम्मान और ईर्ष्या दोनों भाव उत्पन्न हो गए। जमीन पर पड़े काले बाघ को देखकर रोस्को ने गहरी सांस ली। बाघ के सिर पर लगे घाव को देखते हुए उसके चेहरे पर भाव विभोरता छा गई। पहले वह हाथ के एक इशारे से ही प्रथम श्रेणी के जादुई जीव को आसानी से मार सकता था, लेकिन अब उसके पवित्र हथियार के नष्ट हो जाने के बाद उसका शरीर एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ही बेहतर रह गया था। इसलिए जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए भी उसे एक समूह बनाना पड़ता था। रोस्को के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर जियान चेन समझ गया कि रोस्को के मन में क्या चल रहा है। उसने मन ही मन आह भरी और समझा कि वह रोस्को की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन उसके पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो उसे शांत कर सकें। सब लोग इस जंगली जानवर को बाहर निकालो और चलो आगे बढ़ते हैं, जियान चेन ने जोर से कहा। ठीक है। रास्ते का अनुसरण करते हुए सभी लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों से होकर गुजरे। जियान चेन जैसे महान संत गुरु के नेतृत्व में उनकी शिकार की फसल असाधारण रूप से समृद्ध थी। आधे दिन में ही वे पूरी तरह से भर गए थे। उनमें से प्रत्येक के पास जियान चेन द्वारा दी गई एक अतिरिक्त स्पेस बेल्ट थी जिसमें हर प्रकार के जंगली जानवर का शव था। ये भी कहा जा सकता है कि इन स्पेस बेल्ट में मौजूद जंगली जानवरों की मात्रा गांव को आधे साल तक भोजन प्रदान कर सकती थी। इस समय तक जियान चेन काफी देर से समूह का नेतृत्व कर रहा था। अचानक जियान चेन घास के एक टुकड़े के ठीक सामने रुक गया। जियान चेन के ठीक सामने 2 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ एक अकेला आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था, जिसके शरीर पर कई घाव थे। जियान चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तेजी से शव के पास पहुंचा। उसका दाहिना हाथ आदमी की नाक के ठीक बगल में था, जबकि बायां हाथ उसके दिल पर रखा हुआ था। उसकी नब्ज चल रही है और सांसें भी चल रही हैं, वह जिंदा है। जियान चेन की आंखें चमक उठीं और उसने उसे बचाने की कोशिश की। उसके बाद जियान चेन का पीछा कर रहे पुरुषों का समूह लंबी घास से निकला और बेहोश आदमी को देखकर चौंक गया। समूह को देखकर वह एक पल के लिए झिझका, फिर उस आदमी को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी जीवित है, लेकिन उसकी सांसें थम सी गई हैं। बेहतर होगा कि हम अभी लौट जाएं। जी हाँ, किसी आदमी की जान बचाना बहुत जरूरी है। हम तुरंत वापस चलेंगे। हुआन गांव में जियान चेन और शिकारियों के समूह द्वारा एक व्यक्ति को बचाने की खबर पूरे गांव में फैल गई और कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस बार हर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या बचाया गया ये व्यक्ति जियान चेन की तरह ही उच्च कोटि का विशेषज्ञ होगा या नहीं। जियान चेन के छोटे से कमरे में 20 लोग इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। कमरे के अंदर जियान चेन द्वारा बचाया गया व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके चारों ओर हल्की सफेद रोशनी फैली हुई थी। इस समय जियान चेन प्रकाश संशक्ति का उपयोग करके उसके घावों को भर रहा था। दिन का समय होने के कारण प्रकाश संशक्ति का उपयोग करने की उसकी क्षमता के उजागर होने की संभावना बहुत कम थी। अध्याय 204 मिंगडोंग। हालांकि जियान चेन ने जिस व्यक्ति को बचाया था वह मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। इस छोटे से पहाड़ी गांव में उसके घावों के इलाज के लिए किसी भी तरह की अच्छी दवा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जियान चेन को उसकी जान बचाने के लिए केवल प्रकाश संशक्ति पर ही भरोसा करना पड़ा। प्रकाश संशक्ति के प्रयोग से जियान चेन उस व्यक्ति को यानलुओ वान के बहकावे से दूर करने में सफल रहा। जैसे ही उसकी सेहत स्थिर हुई, जियान चेन ने प्रकाश संशक्ति का प्रयोग बंद कर दिया, क्योंकि वह ये प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह प्रकाश संशक्ति का उपयोग कर सकता है। इसका ये भी अर्थ था कि उस व्यक्ति के घाव एक ही बार में ठीक नहीं होंगे। TL नोट: यानलुओ वान यमा के समकक्ष है। URL: बिस्तर के सामने खड़े जियान चेन ने उस आदमी पर नजर डाली और पाया कि उसने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसकी शक्ल सूरत से लग रहा था कि वह लगभग 28 साल का है और काफी आकर्षक है। अचानक युवक की आंखें खुलने लगीं और पुतलियां चारों ओर देखने लगीं। अंत में उसकी नज़र जियान चेन पर पड़ी और वह भ्रमित होकर देखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है। क्या तुमने ही मुझे बचाया? उसने कमजोर आवाज में जियान चेन से पूछा। सिर हिलाते हुए जियान चेन ने जवाब दिया, हाँ, यह मैं ही था। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच आपका आभारी हूँ और आपका एहसान चुकाऊंगा, युवक ने जवाब दिया। जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी कुछ मत कहो, मुझे एहसान चुकाने की तो बात ही छोड़ो। मुझे भी किसी ने बचाया था, इसलिए तुम्हारी तरह हम दोनों काफी मिलते जुलते हैं। ये शब्द सुनकर युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसका नाम मिंगडोंग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि अपने उपकारी को कैसे पुकारूं? जियान चेन खिड़की के पास एक स्टूल पर बैठ गया और जवाब दिया, आप मुझे जियान चेन कह सकते हैं, मुझे उपकारी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घाव अभी भी बहुत गंभीर हैं। अगर मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे न लाता और कुछ दवा न देता तो तुम आधे दिन में ही पीले झरनों पर जाग जाते। मिंगडोंग की आंखों में अचानक तीव्र घृणा की चमक आ गई। उसने अपने होंठ काटते हुए थूकते हुए कहा, मेरे ये घाव देर सवेर में इनका बदला जरूर लूंगा। स्टूल पर बैठे हुए जियान चेन की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। जब उसने मिंगडोंग को देखा, विभिन्न घावों की ओर उंगली करते हुए उसने पूछा, क्या ये घाव तुम्हारे कट्टर दुश्मन के थे? नहीं, मिंगडोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने वास्तव में एक घायल चौथे दर्जे के जादुई राक्षस को खोजा था जो मृत्यु के कगार पर था। बहुत मेहनत के बाद मैं उसे मारने और उसके मूल तत्व को निकालने में सफल रहा, लेकिन भाड़े के सैनिकों के एक समूह ने मुझे ढूंढ लिया और लूट लिया। अगर सिर्फ एक ही भाड़े का सैनिक होता तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन वे बहुत सारे थे। मेरे घावों के साथ साथ यह उनके लिए मेरा स्पेस बेल्ट छीनने के लिए काफी था।
आखिरी कोशिश में मैं अपनी पूरी ताकत से भाग गया, वरना मैं जीवित नहीं रहता। मिंगडोंग की दुर्दशा सुनकर जियान चेन ने केवल आह भरी। तियान युआन महाद्वीप में इस तरह की घटनाएं आम थीं, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते थे। यहाँ ताकत बेहद जरूरी थी, और अगर किसी के पास ताकत नहीं थी तो तियान युआन महाद्वीप में जीना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि अगर कोई किसी को नाराज न करके शांत जीवन जीने की कोशिश भी करे तो भी उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। खतरा किसी भी समय आसमान से बरस सकता था, इसलिए कोई भी इससे पूरी तरह बच नहीं सकता था। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए कुछ देर बातचीत की। मिंगडोंग एक ग्रामीण गांव का लड़का था। उसमें साधना की अच्छी प्रतिभा थी और वह मेहनती भी था। 28 वर्ष की आयु में ही वह मध्य संत गुरु के स्तर तक पहुंच चुका था। इस प्रकार की साधना गति महाद्वीप में शीर्ष पर मानी जाती थी। अकेले रहने की आदत के कारण वह कभी किसी के साथ यात्रा नहीं करना चाहता था। भाड़े का सैनिक बनने के बाद भी उसने किसी भाड़े के सैनिक समूह में शामिल नहीं हुआ और इसके बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। पिछले कुछ वर्षों में मिंगडोंग ने कुछ भाड़े के मिशन पूरे किए, जिनमें उसने कुछ निम्न स्तर के जादुई जीवों को मारकर उनके राक्षसी मूल तत्व प्राप्त किए। कुछ मूल तत्वों को बेचकर पैसे कमाने के अलावा उसने बाकी का उपयोग अपनी साधना में किया, जिससे उसकी साधना की गति उसके हमउम्र लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गई। ये जानने के बाद जियान चेन के मन में मिंगडोंग के लिए सम्मान का भाव और भी बढ़ गया। ये तो स्पष्ट था कि किसी व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, कड़ी मेहनत करना और जादुई जीवों का स्वयं शिकार करके उन्हें मारना। जियान चेन को पूरा विश्वास था कि यदि मिंगडोंग इन गुणों को विकसित करता रहा तो वह अनेक उपलब्धियां प्राप्त करेगा। आखिरकार 28 साल के किसी व्यक्ति का मध्य संत गुरु के स्तर तक पहुंचना लगभग अनसुना था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने यह उपलब्धि स्वयं हासिल की थी। केवल धनी कुल में जन्मे या किसी प्रकार का खजाना रखने वाले लोगों के बच्चे ही इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंच सकते थे। पीले चेहरे वाले मिंगडोंग को जटिल निगाहों से देखते हुए जियान चेन कुछ पल हिचकिचाया और फिर बोला, मिंगडोंग, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना चाहोगे या नहीं। इन सब बातों का अनुभव करने के बाद मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे कि भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना कितना फायदेमंद हो सकता है। मिंगडोंग एक पल के लिए हिचकिचाया। वह अकेले रहने की आदत डाल चुका था और सच कहूं तो वह किसी भाड़े के समूह में शामिल होकर बंधनों में बंधना नहीं चाहता था। असल बात तो यह थी कि अपनी ताकत के दम पर वह चाहे तो बहुत पहले ही किसी भी ताकतवर भाड़े के समूह में शामिल हो सकता था। बिस्तर पर बैठे बैठे मिंगडोंग सोच रहा था कि जियान चेन ने उसकी जान कैसे बचाई थी, और इसलिए अपनी निजी मान्यताओं के बावजूद उसने फैसला किया, अगर भाई जियान चेन को कोई आपत्ति न हो तो मैं, मिंगडोंग, आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो जाऊंगा। जियान चेन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी और वह हंसते हुए बोला, अच्छा मिंगडोंग, तुम्हारे समूह में शामिल होने से हमारी ताकत बढ़ गई है। कुछ समय में मैं निश्चित रूप से अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को तियान युआन महाद्वीप का नंबर 1 समूह बना दूंगा। बोलते बोलते जियान चेन को चाचा कैंडल के कहे शब्द याद आ गए। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे फ्लेम मर्सिनरीज तियान युआन महाद्वीप के भीतर सबसे शक्तिशाली समूह बन जाएं। जियान चेन ने अब कैंडल की इच्छा को अपना लिया था। वह चाचा कैंडल की जगह लेगा और फ्लेम मर्सिनरीज को महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संगठन बनाएगा। अरे हाँ, सही कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस समूह का नाम क्या है, उसमें कितने लोग हैं, वह कितना मजबूत है, या उसका कप्तान कौन है। मिंगडोंग ने कहा। जियान चेन मुस्कुराया। किराए के सैनिकों के इस समूह का नाम ज्वाला भाड़े के सैनिक है। फिलहाल मैं अकेला सदस्य हूं, लेकिन तुम्हारे साथ हम दो हो जाएंगे। शक्ति के मामले में मैं इस समय प्राथमिक महान संत गुरु स्तर पर हूं। क्या सिर्फ हम दोनों? आश्चर्यचकित होकर मिंगडोंग ने जियान चेन की कम उम्र को देखकर अविश्वास से उसकी ओर देखा और फिर अवाक होकर बोला, रुको, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास प्राथमिक महान संत गुरु जितनी शक्ति है? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अध्याय 205 हुआन गांव से प्रस्थान। मिंगडोंग के शामिल होने के साथ जियान चेन को अब ज्वाला भाड़े के सैनिकों का सबसे नया सदस्य नहीं माना जा सकता था। अतीत में उसकी शक्ति अपर्याप्त थी, लेकिन अब जब वह एक महान संत गुरु बन चुका था और उसे बैंगनी और नीले तलवार आत्माओं का समर्थन प्राप्त था, तो यदि उसका सामना किसी पृथ्वी संत गुरु से भी हो जाए तो वह उनसे लड़ने में सक्षम होगा। इस प्रकार वह धीरे धीरे ज्वाला भाड़े के सैनिकों की शक्ति का निर्माण कर रहा था। इसके बाद जियान चेन 2 और दिन हुआन गांव में रुका। इन दिनों में उसने सभी से विदाई ली और गांव छोड़ने की तैयारी की। लकड़ी के घर में मिंगडोंग अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसने दीवार से टिके हुए जियान चेन को देखा। जियान चेन, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो मैं हुआन गांव छोड़ दूंगा, और अगर तुम तब तक वापस नहीं लौटे तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। जियान चेन ने उससे धीरे से कहा, मेरे पास जितनी भी जड़ी बूटियां थीं सब खत्म हो गई हैं, अब बस यही बचा है कि तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओ। मेरे अनुमान से तुम 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। अभी मैं कुछ निजी काम निपटाने जा रहा हूँ। 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, इसलिए अभी आराम करो। उसने एक स्पेस बेल्ट, 8 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और कुछ बैंगनी सिक्के निकाले। अगर तुम ठीक हो गए और मैं तब तक वापस नहीं आया तो इनसे साधना करो। तुम्हारी प्रतिभा और इन क्लास 4 मॉन्स्टर कोर की मदद से तुम्हारी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। अगर मैं लंबे समय तक वापस नहीं आता तो तुम अकेले ही जा सकते हो। जियान चेन को 8 चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर दिखाते देख मिंगडोंग का चेहरा चौंक गया। चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उसने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया था। चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर के कारण अपनी जान गंवाने के उस भयानक अनुभव ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। इसलिए जब जियान चेन ने साधना के लिए इतने सारे चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर निकाले तो उसे उनकी उदारता समझ में नहीं आई। गहरी सांस लेकर और अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को शांत करते हुए उसका हाथ कांपते हुए आगे बढ़ा और उसने भेंट की गई वस्तुओं को पकड़ लिया।
जटिल भाव से उसने कहा, धन्यवाद के शब्द यहाँ पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन संक्षेप में कहूँ तो मैं मिंगडोंग आपकी इस कृपा को हमेशा याद रखूंगा। मिंगडोंग एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने एहसानों को याद रखता था। जियान चेन ने उसकी जान बचाई थी और फिर उसे इतनी सारी कीमती वस्तुएं भेंट की थी, इसलिए मिंगडोंग ने दृढ़ निश्चय के साथ जियान चेन का अनुसरण करने का संकल्प लिया था। वह जानता था कि अगर जियान चेन न होता तो वह फिर कभी दोपहर का सूरज न देख पाता। साथ ही जियान चेन इतनी कम उम्र में ही एक महान संत गुरु बन चुका था, यह उसकी साधना प्रतिभा का प्रमाण था। ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना व्यर्थ नहीं था। मिंगडोंग के साथ योजना बनाने के बाद जियान चेन हुआन गांव में नहीं रुका और तुरंत उस गांव को छोड़कर चला गया जहां वह पिछले कुछ महीनों से रह रहा था। हुआन गांव अन्य स्थानों से बहुत दूर था और चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसका अर्थ था कि वहां बहुत कम लोग रहते थे। रोस्को और गांव के मुखिया के निर्देशों का पालन करते हुए वह पर्वत श्रृंखलाओं से बाहर एक निश्चित दिशा में चल पड़ा। समय बीतने के साथ साथ जियान चेन को हुआन गांव जैसे कई गांव देखने को मिले। इन पहाड़ों में ऐसे कई गांव थे। चलते चलते जियान चेन ने हुआन गांव वापस जाने का रास्ता अच्छी तरह याद कर लिया। वह रास्ता भूलना नहीं चाहता था, क्योंकि अपने निजी काम निपटाने के बाद उसे मिंगडोंग से मिलना था। महाद्वीप के भीतर इतने छोटे से गांव को ढूंढना बेहद मुश्किल था, इसलिए अगर वह रास्ता भूल भी जाए तो उसने हर छोटी बड़ी बात याद रखने की पूरी कोशिश की। उस पर्वत श्रृंखला में कोई जंगली जानवर नहीं थे और जादुई जानवर भी दुर्लभ थे। इसी वजह से जियान चेन एक दिन में 2 से ज्यादा प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों को देखे बिना ही पर्वत श्रृंखला में घूम सकता था। ये पर्वत श्रृंखला असाधारण रूप से विशाल थी और जियान चेन को नहीं पता था कि चट्टान से गिरकर नदी में गिरने के बाद भी वह ब्लू विंड किंगडम के भीतर ही है या नहीं। जियान चेन अंधेरा होने तक चलता रहा और एक खुले मैदान में रुक गया। रात के अंधेरे में पास के पहाड़ की चट्टान ऊपर लटक रही थी और चंद्रमा की रोशनी नीचे बिखरकर पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। थोड़ा और आगे चलने पर रात के अंधेरे में उसकी मुलाकात भाड़े के सैनिकों के एक समूह से हुई। वहां 20 तंबुओं का एक डेरा था, जिसके बीचों बीच एक छोटी सी आग जल रही थी, जिससे आसमान जगमगा रहा था। धीरे धीरे भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ते हुए जियान चेन ने अपने कदमों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसके चलने की आवाज और घास की सरसराहट ने भाड़े के सैनिकों को तुरंत सतर्क कर दिया। कौन है वहां? एक तेज आवाज ने सो रहे भाड़े के सैनिकों को जगा दिया। देखते ही देखते पहले शांत पड़ा शिविर अचानक शोरगुल में बदल गया, क्योंकि पुरुषों का एक बड़ा समूह बाहर आया और जियान चेन को घेर लिया। क्योंकि चांदनी जियान चेन के ठीक पीछे थी, इसलिए वे केवल उसकी आकृति ही देख पा रहे थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति को देखकर सभी के चेहरे थोड़े खिल उठे। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ, एक भाड़े के सैनिक ने जियान चेन को पुकारा। जियान चेन अपने चारों ओर मौजूद भाड़े के सैनिकों के समूह से महज 20 मीटर दूर रुक गया। ये तो बस एक राहगीर है जो रास्ता भटक गया है, क्या आप मुझे एक नक्शा दे सकते हैं? सभी भाड़े के सैनिक आश्चर्य से भरे अजीब से चेहरे के साथ उसकी ओर देखने लगे। तभी एक अन्य भाड़े के सैनिक ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जियान चेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, अपना सवाल पूछने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या यह अभी भी ब्लू विंड किंगडम है? भाड़े के सैनिकों का वह समूह अब पूरी तरह से सदमे भरी निगाहों से जियान चेन को देख रहा था। सही कहा, ये ब्लू विंड किंगडम है, एक भाड़े के सैनिक ने जवाब दिया। ये सुनकर कि वह अभी भी ब्लू विंड किंगडम में है, जियान चेन के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। ये तो अच्छी बात है। मैं क्लास 3 वेक सिटी की तलाश कर रहा हूँ। अगर यहाँ किसी के पास रास्ता हो तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। क्या तुम वेक सिटी जा रहे हो? एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। बाकी लोगों की तरह वह भी जियान चेन को अजीब नजरों से घूर रहा था। सबके चेहरों के भाव देखकर जियान चेन को संदेह हुआ, क्या कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं, हाँ, वैसे भी हम भी वेक सिटी जा रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि रास्ते में हमें कोई और भी उसी दिशा में जाता हुआ मिल जाएगा। एक व्यक्ति हंस पड़ा, चूंकि हम सब वेक सिटी जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। वेक सिटी तक अभी काफी लंबा रास्ता है और सड़क भी खतरनाक है। आखिर एक और व्यक्ति का होना भरोसे के लिए एक और व्यक्ति का होना है। मजबूत कद काठी वाले उस आदमी ने दोस्ताना भाव से हंसते हुए कहा, कैप्टन सही कह रहे हैं, वेक सिटी पहुंचने में अभी लंबा रास्ता है। अगर आप अकेले जाएंगे तो काफी खतरनाक होगा, इसलिए हमारे साथ चलना ही बेहतर है। 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने जियान चेन से कहा। जियान चेन ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, अगर सबको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके साथ सड़क साझा करूंगा। आपसे मिलना सौभाग्य की बात है। मुझे इन सड़कों का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं भटक जाता। अध्याय 206 वफादार आत्मा भाड़े के सैनिक। उसके बाद जियान चेन भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ यात्रा करता रहा और उनसे बातचीत करता रहा। जियान चेन और भाड़े के सैनिकों का समूह अनजाने में एक दूसरे के करीब आ गया और साथ ही जियान चेन ने समूह के बारे में कुछ बातें भी जान लीं। भाड़े के सैनिकों के इस समूह को लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज कहा जाता था और इसमें लगभग 80 सदस्य थे। पीक सेंट मास्टर स्तर की शक्ति वाले कप्तान और 5 अन्य सेंट मास्टर एक्सपर्ट्स को छोड़कर बाकी सभी सदस्य सेंट से लेकर ग्रेट सेंट स्तर तक की श्रेणी में थे। जैसे ही रात होती, जियान चेन और वफादार आत्मा भाड़े के सैनिक अक्सर सोने से पहले थोड़ी देर बात करते, लेकिन जियान चेन हमेशा अपने स्पेस बेल्ट से अपना तंबू और फिर 2 मॉन्स्टर कोर निकाल लेता ताकि बाकी रात साधना में बिता सके। हमेशा की तरह दानव कोर के भीतर की ऊर्जा जियान चेन के शरीर में खतरनाक गति से समाहित हो गई। हालांकि इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि जियान चेन के शरीर में प्रवेश करते ही यह ऊर्जा अपने आप उसके दांतियान में मौजूद बैंगनी और नीले रंग के तलवार आत्माओं की ओर दौड़ पड़ी और इसका एक भी कण शुद्धिकरण के लिए जियान चेन के शरीर की ओर नहीं गया। इस समय दोनों तलवार आत्माएं बेहद कमजोर थीं। उनकी शक्ति अपने चरम पर नहीं थी, इसलिए जियान चेन ने अपनी शक्ति बढ़ाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी अवशोषित सारी ऊर्जा बैंगनी और नीले रंग की तलवार आत्माओं को देने का फैसला किया ताकि वे ठीक हो सकें।
चूंकि वह तलवार आत्माओं की शक्ति उधार ले सकता था, इसलिए वह पहले उनकी शक्ति को मजबूत करना चाहता था ताकि वह जिस शक्ति का उपयोग कर सके वह और भी अधिक शक्तिशाली हो। अब जबकि जियान चेन एक महान संत गुरु बन चुका था, उसे अपनी शक्ति को फिर से बढ़ाने की इतनी जल्दी नहीं थी। हालांकि राक्षस कोर ऊर्जा के भीतर मौजूद उग्र तत्व तलवार आत्माओं द्वारा शीघ्रता से अवशोषित हो जाते थे, लेकिन यूं ही बेतरतीब ढंग से साधना करने से उसकी नींव कमजोर हो जाती और उसकी शक्ति प्रभावित होती। बैंगनी और नीले रंग की तलवार आत्माओं ने ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित कर लिया था, यहाँ तक कि जियान चेन की मूल अवशोषण दर से भी तेज। एक कक्षा 4 का मॉन्स्टर कोर 2 घंटे में पूरी तरह से तलवार आत्माओं में समाहित हो जाता था। एक गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ये देखकर हैरान रह गया कि तलवार आत्माएं राक्षस कोर के भीतर से कितनी तेजी से ऊर्जा सोख रही थीं। उसे नहीं पता था कि तलवार आत्माओं को ठीक होने में कितना समय लगेगा, लेकिन जिस गति से वे ऊर्जा सोख रही थी वह उसकी समझ से परे थी। 2 घंटे के भीतर एक चौथे दर्जे के राक्षस कोर का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, जियान चेन को इस गति पर आश्चर्य ही हुआ। आखिरकार क्लास 4 मॉन्स्टर कोर क्लास 3 मॉन्स्टर कोर जैसा नहीं था। अगर क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को पूरी तरह से अवशोषित करने में 2 घंटे लगते तो जियान चेन इस परिणाम को अनिच्छा से ही स्वीकार कर लेता, लेकिन क्लास 4 मॉन्स्टर कोर के लिए जियान चेन इस तरह का परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही वह क्लास 4 के जादुई जीव को आसानी से मार सकता था, लेकिन उनकी संख्या क्लास 3 या क्लास 2 के जादुई जीवों जितनी अधिक नहीं थी। अरे, एक चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर को अवशोषित करने में 2 घंटे लगते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब है कि 12 चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर को पूरी तरह से अवशोषित किया जा सकता है। कितनी फिजूल खर्ची है, जियान चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए आह भरी। शिविर स्थल में रात बहुत शांतिपूर्ण थी, लेकिन कभी कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। डॉट 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 डॉट। सुबह होते होते सूरज की तेज रोशनी से जमीन लाल रंग से रंग गई और लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज आपस में बातें करते हुए अपने तंबू समेटने लगे। कुछ ही देर बाद अलाव चटकने की आवाज के साथ जलने लगा। अपने तंबू में जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ध्यान साधना से बाहर आकर होश में आया। तंबू से बाहर निकलते हुए जियान चेन की नजरें चारों ओर घूमी। केवल 40 लोगों को इधर उधर घूमते और तंबू समेटते हुए अलाव जलाते देख उसने ध्यान दिया कि उनमें से कुछ लोग पहले से ही बाहर निकलने की तैयारी में घोड़ों पर सवार हो रहे थे। कुछ अन्य तंबुओं से कुछ लोग धुंधली सी बेहोशी की हालत में धीरे धीरे बाहर निकले। उनमें से कुछ लगातार जम्हाई ले रहे थे, जो उनकी अपर्याप्त नींद का प्रतीक था। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए जियान चेन ने अपना तंबू समेटना शुरू कर दिया। अरे जियान चेन, क्या तुमने अच्छी नींद ली? अचानक पीछे से एक गहरी आवाज आई। आवाज सुनकर जियान चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी उसकी ओर आ रहा था। यह आदमी जियान चेन द्वारा पहचाना जाता था। वह लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज का नेता था, हुडोल्फ। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक, जियान चेन ने हंसते हुए जवाब दिया। हालांकि पिछली रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। सच कहें तो जियान चेन बचपन से ही अक्सर नहीं सोता था। संत बनने के बाद से ही उसकी नींद और भी कम होती गई और वह रातें साधना में ही बिताने लगा। नींद दिन के उजाले की बर्बादी मात्र थी। हालांकि तरोताजा होने के लिए नींद आवश्यक थी, लेकिन सोते समय व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता था। आत्माओं और सपनों की इस दुनिया में व्यक्ति समय के बीतने का एहसास नहीं कर पाता था, लेकिन आम आदमी सोने में इस समय को बर्बाद कर देता था। एक साधक ध्यान की अवस्था में प्रवेश करके अपनी आत्मा को तरोताजा कर सकता था। इस विधि से न केवल आत्मा तरोताजा होती थी, बल्कि नींद की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बेहतर होती थी। नींद महज मन को तरोताजा करने का एक तरीका थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बिना सोए दिन रात काम कर सकते थे। सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज तुरंत सड़क पर निकल पड़े। जियान चेन के पास सवारी करने के लिए कोई वाहन नहीं था, इसलिए वह वेक सिटी की ओर जाने वाले एक भीड़ भरे काफिले में सवार होकर आगे बढ़ा। देखते ही देखते जियान चेन ने लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज के साथ पूरा एक दिन बिता लिया। इस दौरान जियान चेन ने उनसे यूं ही बातचीत की और अपनी दोस्ती को और गहरा किया। इस समय जियान चेन भीड़ भरे काफिले में आंखें बंद करके बैठा था, फिर धीरे धीरे आंखें खोलीं। ठंडी निगाहों से बाहर देखते हुए उसने कहा, सब लोग सावधान रहें, आगे कुछ हलचल हो रही है। यह कोई जादुई जानवर होना चाहिए। जियान चेन की चेतावनी सुनकर समूह के सभी सदस्य रुक गए और सबने सामने की ओर देखा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उन्हें सामने एक खाली मैदान ही दिखाई दिया, कोई अजीब वस्तु नहीं। जियान चेन, तुम बहुत संवेदनशील हो, सब कुछ सामान्य है, कुछ भी हिल नहीं रहा है, एक भाड़े के सैनिक ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। हाँ जियान चेन, इस तरह की बातें इतनी लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। अगर भविष्य में तुम इस बात का ध्यान नहीं रख सकते तो बेहतर है कि इस बारे में मजाक न करो। हुडोल्फ ने फटकार लगाए। अचानक जैसे ही हुडोल्फ ने बोलना समाप्त किया, उनके आसपास की जमीन हिलने लगी। कैप्टन, सच में हलचल हो रही है, जमीन पर ध्यान दीजिए। जमीन हिलने का एहसास होते ही एक भाड़े के सैनिक ने चिल्लाकर कहा, धरती कांप रही है। क्या घोड़ों पर सवार भाड़े के सैनिकों का एक समूह यहाँ से गुजर रहा होगा? क्या हम पर जादुई जानवरों के एक समूह द्वारा हमला किया जा रहा है? डॉट 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 डॉट। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज में से प्रत्येक ने अपने चेहरों पर गंभीर भावों के साथ जमीन के हिलने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सभी लोग हमले के लिए तैयार हो जाओ, हुडोल्फ ने बिना किसी झिझक के अपने भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर चिल्लाकर कहा। लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज में से प्रत्येक अचानक हरकत में आ गया और उन्होंने अपने पवित्र हथियार निकाल लिए। वे एक गंभीर युद्ध संरचना में संगठित हो गए, मानो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हों। अध्याय 207, एक विशालकाय जानवर से संघर्ष। जैसे जैसे जमीन में कंपन अधिक स्पष्ट होता गया, सभी लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश में और अधिक गंभीर होते गए कि वास्तव में कंपन का कारण क्या था। सभी वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों ने अपने हथियार भींच लिए और सामने की ओर टकटकी लगाए रहे।
उन्हें सामने से कई आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। हर भाड़े का सैनिक जानता था कि अगर जियान चेन की जादुई शक्ति के बारे में कही गई बात सच थी, तो यह वाकई एक शक्तिशाली जादुई शक्ति थी। सब लोग सावधान रहें, अगर हम लड़ नहीं सकते तो बिखरने की तैयारी कर लें, हुडोल्फ ने गंभीर स्वर में गरजते हुए कहा। तभी महंगे चोगे में लिपटा और कमजोर चेहरे वाला एक आदमी पीछे से आया और हुडोल्फ के बगल में आकर खड़ा हो गया। कैप्टन हुडोल्फ, क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी सुना है कि कोई जादुई जानवर हमारी तरफ आ रहा है, क्या ये सच है? महाराज हरी, आपको अभी पीछे हट जाना चाहिए। हमें अभी पक्का नहीं पता कि यह सुरक्षित है या नहीं, लेकिन हमारे सामने जो हलचलें दिख रही हैं उनके आधार पर लगता है कि या तो भाड़े के सैनिकों का कोई समूह है या फिर बड़ी संख्या में जादुई जीव हैं। और ये सिर्फ एक जादुई जीव नहीं है। हुडोल्फ की आवाज़ शांत थी, लेकिन उनके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। क्या सामान बचाया जा सकता है? कमजोर दिखने वाले उस आदमी ने पूछा। ये कहना मुश्किल है, हुडोल्फ ने सिर हिलाते हुए कहा। महाराज हरी, आपको अभी भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर यात्रियों का एक बड़ा समूह है तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होगी, लेकिन अगर वह एक अकेला जादुई जानवर है तो महाराज हरी, आपको परिणाम का अंदाजा होना चाहिए। हुडोल्फ की ये बात सुनकर वो आदमी बस आह भर सका। ये सामान उसका था और लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज वो समूह था जिसे उसने वेक सिटी पहुंचने तक अपनी सुरक्षा के लिए किराए पर लिया था। अगर ये सामान खो गया तो वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारा सामान उसने अपनी सारी बचत से खरीदा था। जियान चेन कारवां के अंदर पालथी मारकर बैठा था और उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं। हालांकि बाकी लोगों की तुलना में वह कहीं अधिक शांत था। उसकी आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं था। इस समय क्षितिज के पार एक छोटा सा धूल का बादल दिखाई दिया। धूल का बादल बहुत तेजी से नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर नीचे हिल रहा था, भाड़े के सैनिकों का समूह जमीन में कंपन को तेज होते हुए महसूस कर रहा था। ये कंपन कई किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में लगातार फैलते जा रहे थे। इस बिंदु पर अंततः सभी को यह समझ में आ गया कि धूल के बादल और भूकंप के झटकों के पीछे का कारण वास्तव में एक जादुई जानवर था। सबके चेहरे कुछ रंग और सफ़ेद पड़ गए। अगर यह किसी समूह की वजह से हो रहा होता तो वे उनके लिए रास्ता बना सकते थे या सुरक्षित मार्ग के लिए कुछ पैसे भी दे सकते थे, लेकिन एक जादुई राक्षस के मामले में लड़ने या भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके ठीक सामने खड़ा विशालकाय जादुई जानवर एक 10 मीटर ऊंचा, भूरे रंग के फर वाला विशाल गोरिल्ला प्रतीत हो रहा था। वह मनुष्य की तरह 2 पैरों पर खड़ा था और उसी तरह चल भी रहा था। कदम दर कदम वह उनकी ओर उछलता हुआ बढ़ा। ये तो एक युद्धपोशी है। उस विशालकाय मानवाकार जादुई जानवर को देखकर हुडोल्फ का चेहरा देखने लायक हो गया और उसकी भौहों की सिकुड़न भी काफी हद तक कम हो गई। नाम से ही स्पष्ट है कि युद्धपोशी प्राणी लड़ने के लिए ही बने थे। उनकी शारीरिक सुरक्षा तो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी ही, साथ ही उनकी ताकत भी बेजोड़ थी और वे शहर की दीवारों को भी गिरा सकते थे। इन जादुई प्राणियों को पृथ्वी की संतान, धरती माता के पालतू या पृथ्वी के प्राकृतिक नियंत्रक के रूप में जाना जाता था। इन युद्धपोशियों के एक कदम से ही 100 किलोमीटर के दायरे में कंपन पैदा हो सकता था। यदि कोई शक्तिशाली युद्धपोशी या उनका समूह हो तो वे 10 किलोमीटर की दूरी से ही अपने कदमों से प्रथम श्रेणी के शहर की दीवारों को गिरा सकते थे। इसके बावजूद युद्ध पशु का एक लक्ष्य हमला बेहद कमजोर था और गति के मामले में तो वे और भी अधिक कमजोर थे। तियान युआन महाद्वीप में युद्ध पशुओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ भी नहीं थे। लगभग हर देश के पास कुछ युद्ध पशु मौजूद थे। कैप्टन, यह एक युद्धपोशी है। इसकी रक्षा शक्ति तो मजबूत है, लेकिन आक्रमण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इससे लड़ना चाहिए और इसे खदेड़ देना चाहिए? एक वफादार स्पिरिट भाड़े के सैनिक ने पूछा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतना तेज भूकंप आया। यह एक युद्धपोशी था। चूंकि यह एक युद्धपोशी है, इसलिए इससे निपटना आसान होगा। हुडोल्फ हंसा। भाइयों, एक युद्धपोशी हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, चलो इसे भगा देते हैं। ठीक है। तुरंत ही भाड़े के सैनिकों का एक समूह अपने घोड़ों से नीचे कूद गया और उस विशालकाय युद्ध पशु की ओर दौड़ पड़ा। जियान चेन काफिले में बैठा था और उसने अनुमान लगाया कि उनके और उस खूंखार जानवर के बीच शायद केवल 500 मीटर की दूरी है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और वह खूंखार जानवरों के बारे में कोई भी उपयोगी जानकारी खोजने की कोशिश कर रहा था। किसी योद्धा की ताकत उसके आकार से तय होती है। 6ठे स्तर का योद्धा लगभग 100 मीटर लंबा होता है, 5वें स्तर का योद्धा लगभग 50 मीटर लंबा होता है और तीसरे स्तर का योद्धा 10 मीटर से कम लंबा होता है। इस योद्धा को देखकर लगता है कि ये 10 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा है, यानी चौथे स्तर का योद्धा। जियान चेन ने बुदबुदाते हुए कहा। युद्धपोत की रक्षा प्रणाली असाधारण रूप से मजबूत होती है, यहाँ तक कि एक जादुई क्रिस्टल तोप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जितना शक्तिशाली वह होता है, उसकी रक्षा प्रणाली उतनी ही भयावह होती है। उसे मारना बेहद मुश्किल होगा। कहा जाता है कि जादुई प्राणियों के युग के चरम पर भी ड्रैगन वंश युद्धपोत की रक्षा प्रणाली का मुकाबला करने में असमर्थ था। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति से इसकी रक्षा प्रणाली को भेद पाऊंगा। भाड़े के सैनिकों के एक समूह को छोटी चींटियों के झुंड की तरह अपनी ओर दौड़ते देख युद्ध पशु ने एक दहाड़ मारी और फिर जमीन पर जोर से पैर पटका। टकराना, एक भयानक गर्जना गूंजी और युद्धपोशी के चारों ओर की जमीन जोर से कांपने लगी। जमीन पर चारों दिशाओं में जाले जैसी दरारें पड़ गईं। जल्द ही विशाल घेरे के भीतर का पूरा क्षेत्र दरारों से भर गया। धरती के जोरदार कंपन से काफिले बुरी तरह हिलने लगे। कंपन इतना तेज था कि जियान चेन भी खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। क्रिक-कक, सामान के ढेर जमीन पर गिरने से काफिलों से दर्दनाक चरमराहट की आवाज आने लगी। कुछ ही देर बाद दर्जनों काफिले ढह गए। इस तरह के भूकंप का वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों पर जरा भी असर नहीं पड़ा।
समूह तुरंत युद्धपोशी के पैरों के पास पहुंचा और अपने संत बल से परिपूर्ण संत हथियारों से दृढ़तापूर्वक उसके शरीर पर प्रहार करने लगा। हालांकि उन्होंने उस विशालकाय युद्धपोत को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि उसके बाल भी पूरी तरह से अछूते रहे। विशालकाय युद्धपोषक गुस्से से गुर्राया। उसने अपना एक बड़ा पैर हवा में उठाया और फिर उसे एक भाड़े के सैनिक के सिर पर जोर से पटका। वह भाड़े का सैनिक आलस से लुढ़क कर दूर हट गया और उस राक्षस के पैर से बच गया। जब राक्षस ने असीम बल से अपना पैर जमीन पर पटका तो पूरा इलाका एक बार फिर जोर से हिल गया। लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया वह ये थी कि जब राक्षस ने अपना पैर उठाया तो जमीन पर चोट का कोई निशान नहीं था। अध्याय 208 भयभीत बैंगनी और नीला तलवार की हुई। युद्धपोत की रक्षा प्रणाली काफी मजबूत होती है। सभी अपने हमलों में और अधिक शक्ति लगाओ, उन्हें एकजुट करो। हुडोल्फ चिल्लाया और उसके दाहिने हाथ में उसका पवित्र हथियार प्रकट हो गया। एक जोरदार चीख के साथ उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उसके हथियार में समाहित हो गया और उसने युद्धपोत पर वार किया। हुडोल्फ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जो वार किया उसका कोई असर नहीं हुआ। उस योद्धा की खाल पहले की तरह ही अक्षुण्ण रही और उसके बाल का एक भी तिनका नहीं कटा। धिक्कार है, हुडोल्फ गुस्से में बड़बड़ा उठा। ये योद्धा इतना रक्षात्मक क्यों है? यह मेरे सामने खड़ा है लेकिन मैं इसे मार नहीं पा रहा। कैप्टन, रक्षा के मामले में ये युद्धपोत बहुत ही शक्तिशाली है। हम इसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए, एक भाड़े के सैनिक ने हुडोल्फ से चिल्लाकर कहा। कैप्टन, ये युद्धपोशी चौथे दर्जे का जादुई जीव है। भले ही कोई महान संत गुरु इसे नुकसान पहुंचा सके, हम अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि हम पीछे हट जाएं। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने भूरे रंग का चोगा पहना हुआ था हुडोल्फ के बगल से बोला। बिल्कुल सही कप्तान, हमारे पास इस युद्ध राक्षस को हराने का कोई तरीका नहीं है। ... अपने भाड़े के सैनिकों की राय सुनकर हुडोल्फ ने जरा भी संकोच नहीं किया। तुरंत आदेश देते हुए उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, काफिलों की ओर बढ़ो, मैं युद्ध के जानवरों को रोके रखूंगा। हाँ, तुरंत ही 1 दर्जन लोग समूह के पीछे चल रहे काफिलों की ओर भागे। काफिलों को देखते ही वे सब स्तब्ध रह गए। भूकंप के झटकों से सभी काफिले चकनाचूर हो गए थे, जिससे भागना असंभव हो गया था। अरे यार, अब क्या करें? इतना सारा सामान है, मैं इसे सारे स्पेस बेल्ट में स्टोर नहीं कर पाऊंगा। जब हरी घबराकर चिंता से इधर उधर भागने लगा तो सभी भाड़े के सैनिकों को थोड़ी असहजता महसूस हुई। बैंग बैंग, उसी क्षण धरती एक बार फिर जोर से कांप उठी जब युद्धपोशी भारी कदमों से आगे बढ़ा। अपने साथ एक ऐसा दंभपूर्ण रूप लिए हुए जिसने कारवां को नष्ट कर दिया था, उसके पैर बिना किसी चिंता के अपने नीचे मौजूद वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों को परेशान करते रहे। अरे बाप रे, ये आ रहा है। महाराज हरी, सबसे जरूरी चीजें पहले अपने स्पेस बेल्ट में रख लीजिए। इतनी सारी चीजों के साथ सबको बचाना नामुमकिन है। युद्धपोषक को आते देख भाड़े के सैनिकों में से एक ने घबराकर उनके पीछे खड़े कमजोर से दिखने वाले आदमी से कहा, लेकिन ये सारी चीजें अनमोल हैं। ये तो मानो मेरी सारी जमा पूंजी है, अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही मेरा स्पेस बेल्ट इतना बड़ा भी नहीं है, तो मैं ज्यादा सामान नहीं ले जा पाऊंगा। हरी ने टूटे हुए दिल से 10 टूटे हुए कारवां को देखते हुए कराहते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस युद्धपोषक को मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं इसे रोक लूंगा। हरी और कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों के बीच अफरा तफरी मची ही थी कि अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। आसपास मौजूद सभी लोगों ने आवाज के स्रोत की ओर मुड़कर देखा तो उन्हें जियान चेन दिखाई दिया, जिसने अब तक इस लड़ाई में हिस्सा लेने की जहमत नहीं उठाई थी। भाड़े के सैनिकों और हरी के चेहरे पर संदेह का भाव था जब उन्होंने 20 वर्षीय जियान चेन को आगे बढ़ते देखा। उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए एक भाड़े के सैनिक ने अनजाने में कहा, जियान चेन, तुमने क्या कहा? क्या तुम युद्धपोत को रोकोगे? जियान चेन, इस योद्धा की रक्षा क्षमता अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इतना ही नहीं, ये चौथे दर्जे का जादुई जीव है। जब तक हमारे साथ कोई पृथ्वी संत गुरु न हो तब तक इससे लड़ना असंभव होगा। यहाँ तक कि एक महान संत गुरु भी इस योद्धा की रक्षा को भेद नहीं पाएगा। एक अनुभवी भाड़े के सैनिक ने जियान चेन को समझाया। उसने जियान चेन की उम्र और योद्धा की ताकत को देखते हुए उस पर संदेह जताया। जब सभी ने जियान चेन की ताकत पर सवाल उठाए तो वह बिना कुछ समझाए बस हंस पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसका शरीर अचानक गोली की तरह 100 मीटर दूर मौजूद युद्धपोषक की ओर उड़ गया। जियान चेन की गति अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही वह युद्धपोशी के ठीक सामने प्रकट हो गया और प्रकाश पवन तलवार तुरंत उसके दाहिने हाथ में आ गई। तलवार की ऊर्जा का तीव्र प्रवाह करके उसने तलवार के चारों ओर की चमक को रूपांतरित किया और जियान चेन ने उसे युद्धपोशी की बाहों के बीचों बीच घुसा दिया। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड युद्धपोतों के बीच की जगह से टकराए, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जियान चेन की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी तलवार के विरुद्ध भारी प्रतिरोध महसूस किया। एक क्षण के लिए जियान चेन को संदेह होने लगा कि यह कोई युद्धपोत नहीं बल्कि एक अतुलनीय रक्षात्मक शक्ति है। युद्ध पशु ने गुस्से से गुर्राते हुए अपनी दोनों आंखों से जियान चेन को खून की प्यासी निगाहों से घूरा और उस पर हाथ फेंका। हवा में ही अपना शरीर घुमाते हुए वह पंजे से बचने के लिए नीचे की ओर झपटा और बड़ी शान से जमीन पर उतरा। गोरिल्ला जैसे दिखने वाले उस युद्धपोषक को देखकर उसकी आंखें कठोर हो गईं। कितनी मजबूत रक्षा है, मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर। इसीलिए तो कहानियों में कहा जाता है कि जादुई क्रिस्टल तोपें भी इसे घायल नहीं कर पाती। हालांकि गहन अवलोकन से पता चला कि युद्धपोत पर कोई ठोस प्रहार न होने के बावजूद उसके तलवार के शुरुआती वार के बहुत ही हल्के निशान थे। यद्यपि उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, जियान चेन जानता था कि इसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह युद्धपोत की रक्षा प्रणाली को भेद पाएगा।
तियान-युआन महाद्वीप में युद्धपोशी की रक्षा क्षमता पौराणिक थी और ऐसी अफवाहें थीं कि समान स्तर के मनुष्य और जादुई जीव उसे नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थे। यहाँ तक कि अगर कोई मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल का उपयोग करे तो भी शायद वह थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सके। जैसे ही युद्धपोशी चौथे दर्जे के युद्धपोशी के स्तर पर पहुंचता है, उसकी रक्षा क्षमता और भी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि पृथ्वी संत स्वामी भी उसे मारना मुश्किल पाते हैं। बैंग बैंग बैंग। युद्धपोशी जियान चेन को अपनी निगाहों से देखता रहा और उसके हर कदम से जमीन कांप उठती थी। जियान चेन की ओर बढ़ते हुए उसे जियान चेन की तलवार से अभी भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था। जियान चेन, जल्दी भागो, युद्ध पशु तुम पर हमला करने ही वाला है, हुडोल्फ चिल्लाया। हालांकि जियान चेन ने हुडोल्फ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और ऊर्जा से भरी तीखी निगाहों से पास आ रहे युद्ध पशु को देखा। जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक बैंगनी और नीले रंग की चमक से जगमगा उठी। हो, युद्ध पोषक अब जियान चेन के ठीक सामने था। एक और दहाड़ के साथ उसने जियान चेन पर हमला करने के लिए अपना एक पैर उठाया। जियान चेन ने बगल में हटकर अगले ही वार से खुद को बचाया। फिर वह युद्धपोत की बाहों के बीच कूद गया और बिजली की तरह तेज गति से लाइट विंड स्वॉर्ड आगे बढ़ा। इस बार जैसे ही तेज प्रकाश पवन तलवार युद्धपोशी की बाहों से टकराए, ऐसा लगा मानो उसकी रक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हो। प्रकाश पवन तलवार ने आसानी से युद्धपोशी की रक्षा प्रणाली को भेदते हुए सीधे उसकी खोपड़ी में प्रवेश कर दिया। लाइट विंड स्वॉर्ड की तुलना में उस योद्धा का बचाव किसी टोफू के टुकड़े जैसा था। जिस क्षण जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड से उस पर वार किया, उसे जरा भी प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। आओ, युद्धपोशी ने एक दर्दनाक चीख मारी जो हवा में गूंज उठी। धीरे धीरे दर्द भरी चीखें मंद होती गईं और विशालकाय शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। जियान चेन ने युद्ध पशु की खोपड़ी से अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली, जिससे खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। बैंग। युद्ध राक्षस का विशालकाय शरीर जमीन पर जा गिरा, जिससे जमीन 2 बार हिल गई और 1 टन धूल हवा में उड़ गई। अध्याय 209, वेक सिटी में वापसी। उस घायल योद्धा को देखकर हर वफादार स्पिरिट मर्सिनरी का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। उस क्षण मानो हर हलचल रुक गई थी, मानो सब जम गए हों। उनकी निगाहें उस योद्धा पर टिकी थीं जिसका सिर बुरी तरह खून से लथपथ था और वे अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके सामने खड़ा कक्षा 4 का युद्ध पोषक इतना शक्तिशाली था कि उनमें से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक महान संत गुरु के लिए भी इस युद्ध पोषक को क्षति पहुंचाना मुश्किल होता और एक कुशल पृथ्वी संत गुरु को भी इसे मारने के लिए असाधारण प्रयास करना पड़ता। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध पोषक को 20 वर्ष से कम आयु के एक युवक द्वारा मरते देख सभी लोग स्तब्ध रह गए। वेक सिटी जाते समय रास्ते में मिले इस व्यक्ति से किसी ने भी इस प्रकार की शक्ति की अपेक्षा नहीं की थी। उस क्षण प्रत्येक लॉयल स्पिरिट मर्सिनरी को एहसास हुआ कि उनके साथ यात्रा कर रहा ये साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था। जियान चेन ने वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों के सदमे पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसका दिमाग सदमे से चकरा रहा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बैंगनी और नीले रंग की तलवार आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल होगी। पहले से जानकारी होने के बावजूद जियान चेन शक्ति की विशालता को देखकर दंग रह गया। जियान चेन के अनुमान के अनुसार युद्धपोशी की रक्षा प्रणाली इतनी कमजोर थी कि उसे जरा भी नुकसान पहुंचाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। अगर वह सचमुच उसे घायल करना चाहता तो उसे कम से कम एक पृथ्वी संत गुरु जितनी शक्ति की आवश्यकता होती, लेकिन तलवार आत्माओं की शक्ति के सामने युद्धपोशी की रक्षा प्रणाली इतनी कमजोर थी कि हल्की हवा की तलवार बिना किसी प्रतिरोध के खोपड़ी को भेद गई। अब जियान चेन को यह भी समझ आ गया था कि बैंगनी और नीले रंग की तलवार आत्माएं कितनी भयानक थीं। हालांकि तलवार ऊर्जा बहुत कमजोर अवस्था में मौजूद तलवार आत्माओं का ही विस्तार थी, फिर भी उनकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके साथ ही जियान चेन को एहसास हुआ कि उसके पास एक पृथ्वी संत मास्टर के बराबर युद्ध शक्ति है। युद्धपोत मर चुका है। हे भगवान, एक युद्ध पोषक मारा गया और यह युद्ध पोषक शक्ति में चौथे स्तर का था। सभी लोग पहले ही अपने काफिलों के पास लौट चुके थे। बारी बारी से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सभी लोग जियान चेन को हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे, जबकि कुछ अन्य लोगों के चेहरे पर श्रद्धा भाव थे। लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज के नेता हुडोल्फ ने मृत पशु के पड़े स्थल का मुआयना करते हुए एक गहरी सांस ली। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर पास खड़े जियान चेन की ओर देखा। कुछ पल झिझकने के बाद वे उसके पास चले गए। जियान चेन, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी गहरी शक्ति के माहिर होगे। तुम्हारी इस उम्र में इस स्तर के युद्धपोशी को मार गिराना वाकई अविश्वसनीय है। खैर, वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने हमारी एक बड़ी समस्या हल कर दी है, हुडोल्फ ने ईमानदारी और सम्मान से कहा। जियान चेन का उत्साह धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं लगी, इसलिए कप्तान को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम साथ साथ चल रहे हैं, अगर हम में से किसी को कोई समस्या आती है तो स्वाभाविक है कि मैं सहायता प्रदान करूं। जियान चेन और हुडोल्फ कुछ देर तक आपस में शिष्टाचारपूर्वक बातचीत करते रहे, फिर बाकी भाड़े के सैनिक अन्य कामों में व्यस्त हो गए। वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों को 2 समूहों में बांटा गया था। एक समूह काफिलों की मरम्मत और सामान लादने का काम कर रहा था और दूसरा समूह युद्ध पशु के शव को संभालने का काम कर रहा था। वफादार आत्मा भाड़े के सैनिक एक युद्धपोशी का शरीर बेचना चाहते थे, लेकिन शरीर इतना मजबूत और भारी था कि वे उसे हिला नहीं सकते थे। इसलिए जियान चेन द्वारा उसके भीतर से राक्षस का मूल तत्व निकालने के बाद वे मजबूरी में उसे वहीं छोड़ बैठे। पलक झपकते ही काफिलों की मरम्मत हो गई और सभी लोग एक बार फिर वेक सिटी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब जियान चेन उनके पास मौजूद सबसे बेहतरीन काफिले के आगे वाले हिस्से में बैठा था, जहां सामान का मालिक हरी दोस्ताना मुस्कान के साथ बैठा था। अचानक हुडोल्फ के दिमाग में एक विचार कौंधा। जियान चेन की ओर मुड़कर उसने पूछा, जियान चेन, तुम्हारी कम उम्र देखकर लगता है कि तुमने अभी अभी तियान-युआन महाद्वीप में यात्रा शुरू की है ना?
जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं पिछले 2-3 साल से ही यात्रा कर रहा हूँ। तो क्या आप हमारे लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज में शामिल होने पर विचार करेंगे? हम भले ही बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन यहाँ हर सदस्य एक दूसरे के बहुत करीब है। हम एक मजबूत समूह हैं। तियान युआन महाद्वीप में कई वर्षों तक यात्रा करने के बाद हमारा अनुभव काफ़ी समृद्ध है। साथ ही अगर आप हमारे साथ यात्रा करेंगे तो आप महाद्वीप से जल्दी परिचित हो जाएंगे और कई खतरों के बारे में जान जाएंगे। महाद्वीप का अनुभव न होने पर सबसे शक्तिशाली भाड़े के सैनिक भी कई मामलों में पिछड़ जाएंगे। हुडोल्फ ने उत्सुकता भरी नजरों से जियान चेन को अपने समूह में शामिल करने की कोशिश करते हुए ये बातें कहीं। क्षमा प्रार्थी मुस्कान देते हुए जियान चेन ने उत्तर दिया, मैं कैप्टन हुडोल्फ को उनके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं पहले ही एक भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो चुका हूं। अरे, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, हुडोल्फ ने निराशा से कहा। फिर उसने जियान चेन की ओर एक बार फिर देखा और बोला, किराए के सैनिकों के समूह में तुम्हारे जैसा व्यक्ति हो तो इसका मतलब है कि वह समूह काफी मजबूत है। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, अभी मेरे अलावा इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मैं कप्तान हूँ। हुडोल्फ ने आश्चर्य से जियान चेन को देखा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह आदमी मन ही मन कुछ सोच रहा था। इसके बाद समूह धीरे धीरे वेक सिटी की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज में जियान चेन की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ गया था। सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, यहाँ तक कि अपने कप्तान हुडोल्फ से भी कहीं ज्यादा। यहाँ तक कि कप्तान हुडोल्फ का भी उसके प्रति स्नेहपूर्ण और प्यार भरा रवैया हो गया था। उसके बाद रास्ता अपेक्षाकृत शांत रहा। 3 दिन और बीतने के बाद काफिला आखिरकार वेक सिटी के इलाके में पहुंचा। तब तक जियान चेन वेक सिटी से 20 किलोमीटर दूर स्थित जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को देख सकता था। उनके सामने वेक शहर की विशाल दीवारें नजरों के सामने खड़ी थीं। 1 साल बीत जाने के बाद भी दीवारों में कोई बदलाव नहीं आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि दीवारों के ऊपर तैनात सैनिकों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ तक कि द्वारों पर तैनात पहरेदारों की संख्या भी जियान चेन की याद से कहीं अधिक हो गई थी। परिचित दीवारों को एक बार फिर उसी अवस्था में देखकर जियान चेन को वह क्षण याद आ गया जब तियानिक्सियोन कबीले ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया था और उसे मजबूरन दयनीय तरीके से भागना पड़ा था। तियानिक्सियोनक कबीला, मैं जियान चेन वापस आ गया हूँ। अध्याय 210 रेस्तरां में एक सामयिक मुलाकात। काफिला बिना किसी परेशानी के शहर में प्रवेश कर गया। जियान चेन और वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को विदाई दी और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। जियान चेन को दूर जाते देख हुडोल्फ अपने घोड़े पर बैठे बैठे हिचकिचाहट भरे चेहरे के साथ खड़ा रहा। कुछ सोचते हुए उसका सिर नीचे झुक गया। फिर उसने अपने होंठ दबाए, मानो वह किसी नतीजे पर पहुंच गया हो, और फिर भाड़े के सैनिकों के उस समूह की ओर मुड़ा। भाइयों, सारा सामान ठीक से पहुंचाने के बाद अभी मत जाए। मुझे आप सभी से एक और बात करनी है। जी हाँ कप्तान, लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज ने सहमति में एक स्वर में कहा। हालांकि उनमें से प्रत्येक के मन में कोई न कोई प्रश्न था, लेकिन किसी ने भी उसे जोर से नहीं कहा। डॉट 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 जियान चेन बड़ी बड़ी सड़कों से गुजर रहा था, लेकिन पिछली बार के विपरीत जियान चेन को शहर का माहौल कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था, मानो कोई बड़ी घटना जल्द ही घटित होने वाली हो। फिर वह एक रेस्तरां में गया जहां लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और भोजन की मीठी सुगंध उसकी नाक में समा गई। मांस और सब्जियों की अनूठी सुगंध सूंघकर जियान चेन कुछ पल रुककर उस सुगंध की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, फिर आगे बढ़ गया। हुआन गांव में रहते हुए जियान चेन ने कई दिन साधारण भोजन और चाय के साथ बिताए थे और शहर के रेस्तरां में मिलने वाले किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद नहीं ले पाया था। एक वेट्रेस के इशारे पर जियान चेन खाना खाने के लिए एक मेज पर बैठ गया। मेज के पास एक खिड़की थी। इस समय दोपहर हो चुकी थी, इसलिए रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था। कुछ हटे कट्टे दिखने वाले लोग उसके पास बैठे थे और खाना खाते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। क्या आपको पता है कि जादुई जीवों की यह अगली लहर कब आएगी या ये कितने समय तक चलेगी? नगर के मुखिया ने घोषणा की कि लहर कुछ ही दिनों में आ जाएगी, लेकिन पिछली लहर के अनुसार ये लहर 10 दिनों से अधिक समय तक चल सकती है। बातचीत की आवाज़ जियान चेन के कानों तक पहुंची। सुनी गई रोचक जानकारियों से उसके कान उत्सुकता से कांपने लगे। सोचते हुए जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया, जादुई जीवों की लहर? क्या जादुई जीव पर्वत श्रृंखला से जादुई जीव शहर को घेरने आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो शहर का माहौल इतना तनावपूर्ण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके साथ ही जियान चेन खाना खाते हुए आपस में हो रही बातों को सुनता रहा। हर निवाले के साथ वह सुनी हुई जानकारी को आत्मसात करता जा रहा था। अरे देखो, क्या ये जो भाड़े के सैनिक नहीं हैं? जियान चेन को एक आवाज़ विशेष रूप से सुनाई दी और जैसे ही वे शब्द उसके दिमाग में आए, जियान चेन मांस का एक टुकड़ा उठाने के लिए चॉपस्टिक बढ़ाते हुए वहीं जम गया। धीरे धीरे सिर उठाकर उसने रेस्तरां के दरवाजे से बाहर देखा तो पाया कि प्रभावशाली ढंग से सुसज्जित 4 कवचधारी भाड़े के सैनिक इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। इन चारों भाड़े के सैनिकों ने एक जैसा कवच पहन रखा था और उन पर एक ही तरह का प्रतीक चिन्ह अंकित था। हेलमेट को छोड़कर ये भाड़े के सैनिक बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे जियान चेन को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में मिले थे। चारों जो भाड़े के सैनिक जियान चेन के पास एक मेज पर गए और बैठ गए। खाना ऑर्डर करने के बाद चारों आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। 4 जो भाड़े के सैनिकों के प्रवेश के बाद रेस्तरां में बातचीत का रुख जो भाड़े के सैनिकों के बारे में होने लगा। मैंने सुना है कि जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान जो युन ने 3 महीने पहले महान संत गुरु स्तर की उपलब्धि हासिल कर ली थी। महान संत गुरु के साथ जो भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वर्तमान में वेक सिटी में जो भाड़े के सैनिक शक्ति में लगभग अद्वितीय हैं। ये बात बिल्कुल सही लगती है। जब से जो युन ने महान संत गुरु का दर्जा प्राप्त किया है, तब से पूरे समूह की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है।
वर्तमान में उनके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है और जोहू कबीले के समर्थन से वेक सिटी के भीतर जोहू भाड़े के सैनिकों को आसानी से 3 सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक माना जा सकता है। भोजन कर रहे कई लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक काफी मजबूत था, इसलिए वे चारों भाड़े के सैनिकों को नाराज करने के डर के बिना आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते थे। आसपास के लोगों की बातचीत सुनकर जियान चेन के पास बैठे चारों जोहू भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर घमंड झलकने लगा। छोटे से वेक शहर में एक महान संत गुरु को सर्वोच्च विशेषज्ञों में गिना जाता था। उनके कप्तान के महान संत गुरु बनने और कई सदस्यों को अपने साथ जोड़ने के बाद से उनकी प्रतिष्ठा आसमान छू रही थी। जोहू भाड़े के सैनिकों, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें वेक सिटी में देखूंगा। जियान चेन ने जान से मारने की तीव्र इच्छा से जोहू भाड़े के सैनिकों को ठंडी निगाहों से घूरा। अपने हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक को धीरे से नीचे रखते हुए जियान चेन उन चारों जोहू भाड़े के सैनिकों के पास गया और सीधे उनकी ओर देखते हुए धीरे से बोला, तुम चारों जोहू भाड़े के सैनिकों से हो। चारों जोहू भाड़े के सैनिकों ने जियान चेन की ओर देखा। उसके लहजे और हावभाव से जोहू भाड़े के सैनिक समझ गए कि जियान चेन उन्हें पसंद नहीं करता। पल भर में उनकी अपनी आंखें भी ठंडी निगाहों से जियान चेन को घूरने लगीं। सही कहा, हम जोहू भाड़े के सैनिक हैं। लड़के, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ, एक हटे कट्टे भाड़े के सैनिक ने घमंड से जियान चेन से कहा। रेस्तरां में मौजूद सभी लोग जोहू के 4 भाड़े के सैनिकों और जियान चेन के बीच हो रही बातचीत को देखने लगे। सभी ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और उनकी बातों पर ध्यान देने लगे, साथ ही संभावित लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने लगे। जियान चेन ने नाक सिकुड़ी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और वह चुप रहा। इसके बजाय लाइट विंड स्वॉर्ड तुरंत उसके हाथ में प्रकट हुई और उसने जोहू के एक भाड़े के सैनिक के गले में वार कर दिया। अपने साथी के गले में तलवार घुसते देख बाकी 3 भाड़े के सैनिक कुछ क्षणों के लिए सदमे में थे, फिर खुद को संभालकर गुस्से से चिल्ला उठे। हम जोहू भाड़े के सैनिकों के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? एक ने दहाड़ते हुए कहा और बाकी 2 सदस्य अपने पवित्र हथियारों से जियान चेन पर वार करने के लिए तैयार होकर उस पर टूट पड़े। उसने बड़ी कुशलता से मृत भाड़े के सैनिक के शरीर से लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और वह एक बार फिर चांदी की तरह चमक उठी। जैसे ही तीनों पवित्र हथियार नाचते हुए जियान चेन की ओर बढ़े, उसकी तलवार निकली और 2 भाड़े के सैनिकों का गला चीरते हुए तीसरे बचे भाड़े के सैनिक की गर्दन के ठीक सामने आकर रुक गई। जैसे ही पवित्र हथियार उसकी गर्दन के सामने थोड़ी देर के लिए रुका, आखिरी भाड़े के सैनिक ने अपना पवित्र हथियार तुरंत वापस बुला लिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियान चेन जैसा 20 साल का युवक उसे हरा सकता है। उसकी शक्ति प्राथमिक संत गुरु स्तर की थी, लेकिन जियान चेन जैसे छोटे युवक के सामने वह कुछ भी नहीं था। जब उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े 2 जीवित भाड़े के सैनिकों को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी कांप उठीं। उसकी नज़रें केवल उनकी गर्दन से बहते खून की पतली धारा को ही देख पाईं, जिसके बाद उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर अंतिम भाड़े के सैनिक का साहस टूट गया और उसके दिल में दहशत दौड़ गई। वह जल्दी से क्षमा मांगने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो। महान तलवारबाज, अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, बस मुझे मत मारो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर भय का भाव देखकर जियान चेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे जोहू भाड़े के सैनिकों के अपने मुख्यालय में ले चलो, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं और अभी मार डालूंगा। आगे की कहानी सुनने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।